नमस्कार। द डीप डाइव की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है और आज हम बात कर रहे हैं 7 मई 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर। ये भाग 1 है और हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आज हमारे पास है रक्षा सहयोग, एक बहुत ही दुर्लभ जीव का संरक्षण, मेडिकल साइंस में एक नई खोज और चुनावी प्रक्रिया में तकनीक। साथ ही एक नेशनल पार्क की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है और उनके पीछे का संदर्भ क्या है। चलिए। तो पहली खबर है भारत और मालदीव के बीच चल रहे HADR अभ्यास की। इसमें INS शारदा शामिल है। HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये पहला ऐसा अभ्यास है दोनों देशों के बीच, है ना? हाँ, ये पहला है और ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है। देखिए, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक ठोस उदाहरण है और हाल ही में जो महासागर विजन घोषित हुआ है। महासागर, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। सही, तो ये उसी का हिस्सा है। महासागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर उसी सिद्धांत को और सक्रिय बनाता है, खासतौर पे समुद्री सुरक्षा पर फोकस करके। ये दिखाता है कि भारत हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभा रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ सहायता देना ही नहीं बल्कि साझेदारी भी बढ़ाना है। बिल्कुल। तो इस अभ्यास में क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या गतिविधियां शामिल है? इसमें मुख्य जोर है भारतीय नौसेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF उनके बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर, मतलब साथ मिलकर काम करने की क्षमता। फिर खोज और बचाव यानी SAR पर जॉइंट ड्रिल, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल मदद और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी है। और हाँ, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जागरूकता और तैयारी पर भी काम हो रहा है। समझ गए। अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी आई है। इसमें कहा गया है कि सेमाग्लूटाइड मैश के इलाज में कारगर है। पहले तो ये बताइए, ये मैश क्या बला है? हाँ, मैश यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। अच्छा। ये लिवर की एक काफी गंभीर बीमारी है। इसमें होता क्या है कि लिवर में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, फिर सूजन आती है और फाइब्रोसिस भी होने लगता है, मतलब लिवर सख्त होने लगता है। ओह। और चिंता की बात ये थी कि अब तक इसका कोई अप्रूव्ड इलाज नहीं था। और सेमाग्लूटाइड ये तो डायबिटीज की दवा है ना, ओज़ेम्पिक जैसी? हाँ बिल्कुल, ये मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनी दवा है। ये एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ओके। आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर के कुछ हार्मोन्स की तरह काम करती है जो भूख और ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। तो ये स्टडी मैश के लिए एक बड़ी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी उम्मीद, क्योंकि ये दवा न सिर्फ लिवर की हालत सुधारती है बल्कि जो असली जड़ है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन, उन मेटाबॉलिक दिक्कतों पर भी असर करती है। तो ये मैश के इलाज की दिशा में एक अहम कदम है। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। अब पर्यावरण की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने साओला के जीनोम को मैप किया है। इसे एशियाई यूनिकॉर्न भी कहते हैं। ये इतना खास क्यों है? साओला मतलब स्यूडोरिक्स इंजेटिनेंसिस वाकई बहुत दुर्लभ है। ये दुनिया के सबसे रेयर बड़े स्तनधारियों में से एक है। ये सिर्फ वियतनाम लाओस बॉर्डर पर जो अन्नामाइट पहाड़ हैं उनके घने जंगलों में ही मिलता है और दुनिया को इसके बारे में पता भी 1992 में ही चला। ओह अच्छा। 1992 में। हाँ। इसीलिए IUCN ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा है। और इसका जीनोम मैप करना भी आसान नहीं था। शिकारियों से मिले जो अवशेष थे उनके DNA टुकड़ों से ये काम हुआ है। तो इस जीनोम मैपिंग से पता क्या चला? क्या इससे इसे बचाने में कुछ मदद मिलेगी? देखिए, इससे एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है। ऐसा लगता है कि करीब 5000 से 20,000 साल पहले साओला की आबादी 2 अलग-अलग जेनेटिक ग्रुप्स में बढ़ गई थी। फिर जब खेती का विस्तार हुआ, शिकार बढ़ा, जंगल कटे, तो दोनों ग्रुप्स को नुकसान हुआ। पर उन्होंने जेनेटिक डाइवर्सिटी के अलग-अलग हिस्से खो दिए। इसका मतलब यह है कि उनके जो जीन पूल्स हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, तो अगर उन्हें मिलाया जा सके? हाँ, अगर भविष्य में संरक्षण प्रजनन, कंजर्वेशन ब्रीडिंग जैसे प्रयास होते हैं तो इन दोनों ग्रुप्स को मिलाने से प्रजाति की ओवरऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ सकती है, जो उसके बचने के लिए जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल। हालांकि ये मैपिंग सीधे तौर पर फंदों को तो नहीं हटा सकती, जो आज सबसे बड़ा खतरा है, पर ये भविष्य के संरक्षण प्रयासों के लिए एक वैज्ञानिक आधार जरूर देती है। सही कहा। अब बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया और तकनीक की। चुनाव आयोग यानी ECI एक नया प्लेटफॉर्म ला रहा है, ECI नेट।
सुना है ये कई सारे मौजूदा ऐप्स को एक जगह लाएगा। हाँ, ये उससे भी ज्यादा है। ECI नेट असल में ECI के 40 से ज्यादा जो मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप्स हैं, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सी विजिल है, सुविधा 2.0, हाँ काफी सारे हैं। उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करेगा। मकसद है कि वोटर्स, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल सबके लिए चीजें आसान हो, बार बार अलग अलग ऐप डाउनलोड करने का झंझट खत्म हो। सुविधा तो बढ़ेगी, पर एक सवाल है, इतने सारे ऐप्स का डेटा, लगभग 40 ऐप्स का डेटा एक जगह, क्या इससे सुरक्षा या प्राइवेसी का कोई नया रिस्क पैदा नहीं होगा? ये सवाल जायज है, लेकिन ECI का कहना है कि डेटा की ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। डेटा एंट्री सिर्फ ऑथराइज्ड ECI अधिकारी ही कर पाएंगे, और पूरा सिस्टम, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 है, उसी के कानूनी ढांचे में काम करेगा। अच्छा, उम्मीद है कि इससे करीब 100 करोड़ वोटर्स और पूरी इलेक्शन मशीनरी को फायदा ही होगा। चलिए देखते हैं। आखिर में चलते हैं मुंबई, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान SGNP। खबर है कि वहां हाल की गिनती में कम से कम 54 तेंदुए पाए गए हैं। ये तो बहुत अच्छी संख्या है, वो भी शहर के इतने करीब। बिल्कुल, ये SGNP की खासियत है। ये दुनिया के उन गिने चुने बड़े पार्कों में से है जो किसी बड़े शहर की सीमा के बिल्कुल अंदर है। ये मुंबई सबर्बन और ठाणे जिले में फैला है, करीब 103 स्क्वायर किलोमीटर में। इसका पुराना नाम कृष्णगिरी था, फिर बोरीवली नेशनल पार्क। 54 तेंदुए शहर के अंदर, कमाल है। इनके अलावा और क्या खास है इस पार्क में? यहाँ की कन्हेरी गुफाएं बहुत मशहूर हैं। पहली से 10वीं सदी के बीच बेसाल चट्टानों को काटकर बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई थी। हाँ, कन्हेरी गुफाएं। इतिहास और कला का संगम है वो। और पार्क में 2 झीलें भी हैं, तुलसी और विहार, जो मुंबई को पानी भी सप्लाई करती हैं। और वन्य जीवों की बात करें तो तेंदुए के अलावा सांबर, चीतल, काकड़ यानी बार्किंग डियर, लंगूर, ये सब आसानी से दिख जाते हैं। तो ये थी 7 मई 2025 की कुछ अहम सुर्खियां और उनका विश्लेषण, खास तौर पर UPSC के नजरिए से। हमने देखा कैसे रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक, सब क्षेत्रों में एक साथ कितनी हलचल है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक सवाल शायद सोचने लायक है कि जब हमारे पास संसाधन सीमित हैं और चुनौतियां इतनी जटिल हैं, तो ये जो विकास है, सुरक्षा है, पर्यावरण है और तकनीक है, इनके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।